Alright, so we're starting with social issues part today. So सबसे पहला टॉपिक इसमें देखते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, जो अभी रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन जो है उन्होंने लॉन्च किया था ये. सो ये NCF, दैट इज द नेशनल करिकुलम फॉर फाउंडेशनल स्टेज, दिस इज पार्ट ऑफ द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जिसके अंदर ऐसा बोला गया था कि हम 4 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क लॉन्च करेंगे. नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, फिर है नेशनल करिकुलम फॉर स्कूल एजुकेशन, नेशनल फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन और लास्टली नेशनल करिकुलम फॉर एडल्ट एजुकेशन. ठीक है, तो नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि इसमें टारगेट क्या है. ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड केयर में हम लोग 0 से 8 साल का जो बच्चा होता है उसको टारगेट कर रहे हैं. फिर स्कूल एजुकेशन में जो 8 साल से ऊपर के बच्चे हैं उन्हें टारगेट करें. फिर टीचर एजुकेशन है और फिर एडल्ट एजुकेशन है. ठीक है, जिसमें ग्रेजुएशन और वो सब चीजें इंक्लूड हो जाएगा. सो ये करिकुलम, जैसा कि आप जानते हो, एक पूरा एक होलिस्टिक फ्रेमवर्क कह सकते हैं, जिसके अंदर कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, क्लासरूम में क्या मटेरियल होना चाहिए, क्या एनवायरनमेंट होना चाहिए, उन सब चीजों को होलिस्टिकली डील किया जाता है. ठीक है, सो अभी हम इसी जो करिकुलम है फॉर द अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन उस पर बात करने वाले. ठीक है, तो ये फाउंडेशनल स्टेज यही है जहां पे हम लोगों ने डिवाइड किया है इसको इनटू एज ग्रुप्स. ठीक है, 0 से 3 का साल का जो बच्चा होता है उसके लिए प्राइमरली उसके घर के ऊपर ही, ठीक है, कि घर में कैसा एनवायरनमेंट मिलना चाहिए उसे, और उससे उसके रिगार्डिंग क्या उसे पढ़ाई के हिसाब से या क्या उसके मेंटल डेवलपमेंट के हिसाब से क्या चीजें होंगी वो उसमें बताई जाएंगी. और फिर नेक्स्ट पार्ट है 3 से 8 साल के बच्चों के लिए, जहां पे हम इंस्टीट्यूशनल सेटिंग्स के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, 3 से 8 साल का जो बच्चा है उसके लिए फिर अलग और डिवीजन अगर हम करें तो अर्ली चाइल्डहुड केयर के अंदर आप देखोगे 3 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसके लिए प्री प्राइमरी स्कूल्स होते हैं या आंगनवाड़ी, बाल वाटिकास, इस टाइप के इंस्टीट्यूशन रहते हैं जहाँ पे ये अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रोग्राम चलाए जाते हैं. ठीक है, और फिर 6 से 8 साल का जो बच्चा है जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो फर्स्ट सेकंड क्लास में होगा. ठीक है, तो उसके लिए जो स्कूल्स हैं वो क्या करिकुलम किस तरीके से रन करेंगे उसके ऊपर फोकस होगा. ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था इसके अंदर जो स्कूलिंग करिकुलम था इसको कुछ इस तरीके से चेंज कर दिया गया, 5+3+3+4. ठीक है, जो कि पहले 10+2 हम लोग गिनकर चलते थे या मानकर चलते थे, उसको बदल के 5+3+3+4 कर दिया गया. ठीक है, तो इसमें जो फर्स्ट पार्ट है वो हम कह सकते हैं फाउंडेशनल है, और वहीं पे ये जो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर जो है वो काम करेगा. ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हम जो पेडागॉगी है यानी जो पढ़ाने का स्टाइल है उसको इम्प्रूव करें, ताकि जो इस एज के फाउंडेशनल एज के जो बच्चे हैं उनका जो लर्निंग आउटकम है वो इम्प्रूव हो. ठीक है, तो इसमें आप टारगेट प्री स्कूल, आंगनवाड़ी, स्कूल सबको कर रहे हो, और इसमें बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स हैं. ठीक है, इस करिकुलम के अंदर जैसे लैंग्वेज क्या रहेगी, लिटरेसी क्या रहेगी, होम बेस्ड लर्निंग कैसा होगा, टीचिंग स्टाइल कैसा होगा, असेसमेंट स्टाइल कैसा होगा, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम आगे डिस्कस करेंगे. बट आगे डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा एक बेसिक इंफॉर्मेशन गैदर कर लेते हैं कि क्यों जरूरी है ये फाउंडेशनल एज के बच्चों के लिए इतना सब कुछ करना. ठीक है, ये 3 से 8 साल का जो बच्चा हम जिसको टारगेट कर रहे हैं क्यों इतना जरूरी हो जाता है हमारे लिए. ठीक है, तो पहला है क्रिटिकल एज फॉर लर्निंग, क्योंकि इस दौरान सबसे ज्यादा ब्रेन का डेवलपमेंट होता है. ठीक है, पहले 8 सालों के अंदर तो कॉग्निटिव, सोशो इमोशनल स्टिमुलेशन अर्ली ईयर्स में होते हैं. ठीक है, और बहुत तेजी से डेवलपमेंट होता है, तो इसलिए टारगेट करना जरूरी है. नेक्स्ट की डिटर्मिनेंट रहता है ओवरऑल लाइफ के लिए, लॉन्ग टर्म लर्निंग, डेवलपमेंट, और आगे बच्चा क्या करेगा वो सब चीजें इस एज के अंदर काफी कुछ डेवलप हो जाता है. फिर इम्प्रूव्ड होता है, क्योंकि जितना बच्चा यंग होता है उतना ज्यादा वो चीजें अच्छे से सीख सकता है. नेक्स्ट, बेटर ह्यूमन रिसोर्स बनेगा, हमारे कंट्री की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसमें हेल्प करेगा. और लास्टली इंप्रूव करेंगे हम पेडागॉगी. पेडागॉगी मतलब टीचिंग स्टाइल जो है, ताकि जो टीचर है इस स्टेज पे वो प्रिपेयर हो सके फॉर द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दैट वी नीड. ठीक है, सो अब आते हैं इस नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर फाउंडेशनल स्टेज, इसके हाईलाइट्स क्या हैं.
तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आपने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी पढ़ा होगा कि मदर टंग पे बहुत फोकस किया गया था। ठीक है, वही सेम चीज हम यहाँ पे भी देख रहे हैं कि मदर टंग के ऊपर फोकस है, बिकॉज जब बच्चा छोटा होता है तो उसके लिए किसी नई लैंग्वेज में कुछ चीज समझ पाना इट इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो अपना मदर टंग जो है उसी में उसको पढ़ाई मिले। नेक्स्ट, लेस बर्डन ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, जो 3 से 6 ईयर्स का बच्चा है उसको बुक्स से ओवरबर्डन नहीं करते हैं। उसके लिए एक बिना बुक का एक करिकुलम तैयार होगा जहाँ पे वर्कशीट वगैरह दिया जाएगा और उसी के अकॉर्डिंग जो पेडागोगिकल नीड्स होगी उसको डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, तो कोई टेक्स्ट बुक का प्रावधान नहीं दिया गया है 3 से 6 साल के बच्चे के लिए। नेक्स्ट, एथिक्स कंपोनेंट इसमें इंक्लूड किया गया है ताकि बच्चे का कैरेक्टर बिल्डिंग हो। जैसे महात्मा गांधी कहते हैं ना कि एजुकेशन का इंपॉर्टेंट रोल कैरेक्टर बिल्डिंग होना चाहिए। अगर वो हमने अच्छे से एस्टैब्लिश कर लिया तो फिर एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, तो कैरेक्टर बिल्डिंग पे फोकस होना चाहिए एजुकेशन का, और वो एथिक्स कंपोनेंट इसलिए हम इंक्लूड कर रहे हैं। नेक्स्ट, लर्निंग थ्रू प्ले। ठीक है, रादर देन वो रोट लर्निंग, उनको एंगेज करो स्टोरीज के अंदर, ठीक है, या फिर प्लेस के अंदर, ताकि वो खुद से सीखें उन चीजों को। ठीक है, और सीख कर एसिमुलेट करें। एसिमुलेट मतलब अपने कैरेक्टर के अंदर डेवलप करें उस चीज को। फिर जेंडर बैलेंस रहेगा। ठीक है, कि स्टोरीज में वुमेन को भी इक्वली रिप्रेजेंट किया जाएगा, और साथ ही ध्यान रखा जाएगा कि ये कुछ स्टेरियोटाइप्स हैं। ठीक है, जैसा वुमेन का किचन से ही एसोसिएट करके रख देना, इस टाइप के जो स्टेरियोटाइप्स हैं इनको अवॉइड किया जाएगा। ठीक है, फिर बेटर लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा जिसके अंदर इंक्लूसिव और फैमिली के जो एक्सपीरियंसेस हैं उन सबको बराबर तरीके से इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। लास्टली, पंचकोशा सिस्टम है फॉर एजुकेशन। पंचकोशा ये कीवर्ड है जो आपके आंसर में होना चाहिए अगर आप कभी इसके बारे में लिखते हो तो पंचकोश का मतलब 5 पिलर्स कह सकते हो। ठीक है, तो पहला है फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, डेवलपमेंट ऑफ एनर्जी, लाइफ एनर्जी, प्राणिक विकास, देन इमोशनल एंड मेंटल डेवलपमेंट, मानसिक विकास, फिर है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, एंड लास्टली स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसको तो समझाने की जरूरत नहीं है, ये सब चीज सबको पता ही है। और ये पंचकोशा का जो डिस्क्रिप्शन है ये एक उपनिषद है, तैत्तिरीय उपनिषद, उससे ये लिया गया है पंचकोशा का सिस्टम। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हमने देख लिया, फीचर्स देख लिया। अब बात करते हैं चैलेंजेस की। ठीक है, चैलेंजेस क्या आ सकते हैं। तो पहला, सिंस आपने कोई फ्रेमवर्क इसमें डिफाइन नहीं किया कि कैसे होगा, ठीक है, प्लस फिर आप बुक्स भी नहीं दिए हो, और आपने जो पेडागोगिकल जो नीड्स है वो टीचर्स के कहीं ना कहीं ऊपर हो जाएगा, तो उस सेंस में देयर इज अ फियर दैट नॉन कंटेक्चुअल करिकुलम जो है वो सेट हो जाएगा, या ऐसी नॉन कंटेक्चुअल पेडागोगिकल स्ट्रैटेजीज डेवलप हो जाएंगी जिसके थ्रू शायद उतने अच्छे से एजुकेशन नहीं इम्पार्ट हो पाएगा। नेक्स्ट, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट टीचर ट्रेनिंग। तो ये तो एक बहुत ही कॉमन पॉइंट है कि हमारे पास स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, तो यहाँ पे वो ह्यूमन रिसोर्स टीचर्स है। नेक्स्ट, फोकस ऑन रूट लर्निंग, जो कि कन्वेंशनली प्रॉब्लम रहा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, वो यहाँ पे भी इशू क्रिएट कर सकता है। एंड लास्टली, लैक ऑफ स्टैंडर्डाइज स्किल बेस्ड असेसमेंट। अगेन कोई बुक नहीं है तो अगेन कोई स्टैंडर्ड टेस्ट भी नहीं हो सकता, तो वही सेम इशू डेवलप हो सकता है कि जो असेसमेंट है वो प्रॉपर ना हो। ठीक है, so these are some of the challenges that we can literally see to be happening in the foundational learning framework. ठीक है, so this was all about the national curriculum for foundational education and early childhood. ठीक है, कुछ इनिशिएटिव हैं जो अपने को पता होना चाहिए, जैसे कि गवर्नमेंट ने इसमें लॉन्च किया एक फाउंडेशनल लर्निंग स्टडी 2022 जो कंडक्ट किया गया था यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड द एनसीईआरटी। उसके अलावा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है जिसके अंदर हमने बात किया है कि हम हाईएस्ट प्रायोरिटी अकॉर्ड करेंगे टू फाउंडेशनल लर्निंग, ठीक है, अमंग ऑल चिल्ड्रन बाय 2025। और लास्टली है निपुण भारत। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना, एक निपुण स्कीम है जो कि कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए, कि कंस्ट्रक्शन वर्कर की प्रोफिशिएंसी बढ़ानी है। बट जब हम निपुण भारत की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग न्यूमरेसी। So these are some of the challenges, some of the schemes that the government has taken to push forward this initiative so far.
सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्टिकल। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। सो दिस वाज हिमांगी's part, right? Yes, sir. So, good evening, all. I'll be taking National Credit Framework today. Please bear with my voice today. Okay. So, starting with why was it in news? क्योंकि हाल ही में हमारे जो यूनियन मिनिस्टर है मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन के, उन्होंने लॉन्च किया है ड्राफ्ट नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का पब्लिक कंसल्टेशन के लिए। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं। ये वहीं से आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जो अभी हमने पढ़ा, which lays emphasis on of making the education more holistic and effective। कैसे होगा? आप इंटीग्रेट करेंगे जनरल जो एकेडमिक है एजुकेशन आपकी और वोकेशनल एजुकेशन, दोनों को एक साथ लेकर चलेंगे। ensuring the vertical and horizontal mobility of students and learners between academic and vocational streams। तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल मोबिलिटी होगी इन दोनों ग्रुप्स ऑफ एजुकेशन में, बी इट जनरल और वोकेशनल। वोकेशनल अभी सर ने बताया ही कि वोकेशनल एजुकेशन क्या होती है, जहां पर कि आपको कुछ स्किल्ड वर्क्स सिखाए जाते हैं, आपके पास सर्टिफिकेट होगा किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए। इट कैन बी एनीथिंग, फिर चाहे वो डिजिटल में कोई भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी सेक्टर मिला हो, या जो आपके डे टू डे लाइफ में भी आपको जरूरत पड़ती है टेक्नीशियंस की, फिर चाहे वो कारपेंटर हो या फिर कुछ भी एनीथिंग, तो वो सारा आपके वोकेशनल में आएगा। और क्या है इसमें एनईपी 2020 में? रियलाइज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनईपी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अप्रूव्ड अ हाई लेवल कमिटी। ये कमिटी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि नेशनल क्रेडिट एक्यूमुलेशन एंड ट्रांसफर फ्रेमवर्क दोनों जनरल और वोकेशनल के लिए ये काम करेगी। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क ज्वाइंटली डेवलप की गई है हाई लेवल कमिटी के द्वारा। इस कमिटी के मेंबर्स कौन कौन हैं? दैट इज इम्पोर्टेंट। यूजीसी, एआईसीटीई, सीबीएसई, एनसीईआरटी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एटसेट्रा। देयर आर मेनी अदर बॉडीज एज वेल इन्वॉल्व इन दिस कमिटी। तो इन सब ने ही इस नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क को डेवलप किया है। इस फ्रेमवर्क के बारे में जानते हैं। तो इसको प्रपोज किया था एनईपी 2022 के एक पार्ट की तरह, और ये एक अम्ब्रेला फ्रेमवर्क है। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क जो है, इसके अंदर हमारे स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये कीवर्ड्स हैं हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, स्किलिंग, रीस्किलिंग, अपस्किलिंग। ये आप अपने आंसर लिखते वक्त इन्हें मेंशन करेंगे तो काफी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अक्रेडिशन एंड इवेल्युएशन इन एजुकेशनल एंड स्किलिंग इंस्टीट्यूशन एंड वर्कफोर्स। और क्या है इस क्रेडिट फ्रेमवर्क में? इंटीग्रेट करेगा आपके क्रेडिट को जो कि अर्न किए हैं आपने स्कूल एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में, वोकेशनल में, स्किल, मतलब ऑल इन ऑल वो सबको इंटीग्रेट करते हुए चल रहा है। अभी तक क्रेडिट वाला कोई सिस्टम था नहीं। हम लोगों ने देखा कि 10th में भी परसेंटेज या ग्रेड होता है, या 12th तक भी। जो क्रेडिट सिस्टम आता है वो कॉलेज से स्टार्ट होता है, वो भी कुछ कुछ। ऑल ओवर इंडिया ऐसा प्रोविजन है नहीं, पर अब थ्रू एनईपी आपको सभी लेवल पर क्रेडिट सिस्टम ही अप्लाई करना होगा। इससे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी और मोबिलिटी जो होगी बच्चों के अंदर, कि आप जब फील करें कि नहीं दिस थिंग इज नॉट वर्किंग फॉर यू, यू कैन ड्रॉप देयर एंड यू कैन शिफ्ट टू सम अदर स्ट्रीम विदाउट लूजिंग योर previous credits, so which is a good initiative. It will act as guidelines to be followed by schools, colleges and universities in adopting the credit system, as I said. और credit framework क्या करेगा? It is going to enable learners to earn credits not just through classroom learning बट थ्रू को करिकुलर सेक्शन। अभी तक हम लोग गेम्स में चले जाते थे तो उसको फ्री पीरियड का नाम दे देते थे और उसका कोई वैल्यू एडिशन हमारे मार्कशीट पर दिखता नहीं था, बल्कि उसके फ्लॉज दिखते थे, नंबर कम आ रहे, तुम जाओ गेम ही खेलो 0 नंबर। तो अभी वो नहीं होगा, अभी हम गेम भी खेलेंगे तो भी हमें नंबर्स मिलेंगे। तो आपको हर तरह से यहाँ पर इनकरेज किया जा रहा है कि आप जो जनरल हमारी एजुकेशन सिस्टम है वो भी और वोकेशनल उसको भी, दोनों को साथ लेकर चलना है। फ्रेमवर्क एनेबल सीमलेस इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन अक्रॉस रेगुलेटर्स एंड इंस्टीट्यूशंस।
ये वही होलिस्टिक होगा, मल्टी डिसिप्लिनरी है, एजुकेशन अक्रॉस साइंसेस, सोशल साइंसेस, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज। अब ऐसा कुछ कैटेगराइजेशन नहीं होगा कि आप साइंस स्ट्रीम के हैं अगर तो आप हिस्ट्री नहीं पढ़ सकते हैं साथ ही साथ, या अगर आप हिस्ट्री सोशल साइंस से हैं तो आप मैथ्स नहीं पढ़ सकते। अब जिसको जो सब्जेक्ट्स लेने हैं आप उतने सब्जेक्ट्स ले सकते हैं। और इसमें मेंशन है कि NCRF would be only one credit framework for higher education, school education and skill education and shall encompass the qualification framework। ये 3 जो पॉइंट्स हैं ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक प्रीलिम्स में भी आया हुआ था क्वेश्चन वोकेशनल एंड स्किल एजुकेशन के बारे में, जो सेकंड वाला है, दैट इज नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क। तो इन तीनों को देखने की जरूरत है। ये तीनों क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क क्या है? सबसे पहला है हायर एजुकेशन, जिसको कि नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में डाला गया है। फिर है वोकेशनल एंड स्किल, इसको नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क में डालते हैं। स्कूल एजुकेशन विच इज केप्ट अंडर नेशनल स्कूल एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जिसको कि हम नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क भी कहते हैं। So these are the things about National Credit Framework. Now we need to know कि why there was a need for this framework। ये क्रेडिट फ्रेमवर्क लाने की क्या जरूरत थी? वो परसेंटेज या ग्रेडिंग सिस्टम में कुछ फॉल्ट्स होंगे तभी लाने की जरूरत थी। देखते हैं। टू एनहेंस एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल, आपके पास क्रेडिट्स हैं। अभी तक क्या होता था कि आपने बीच में ड्रॉप कर दिया अगर अपना कोई भी कोर्स ऑनगोइंग, तो आपको फिर वेट करना होगा। लेटरल एंट्री भी इतनी इजी होती नहीं थी, आप नेक्स्ट ईयर फिर से अप्लाई करो। अब मीनवाइल आपने जितने क्रेडिट्स अर्न किए हैं जिसमें आपने ड्रॉप किया था, आप उसको ध्यान में रखते हुए कहीं भी एम्प्लॉयमेंट सीक कर सकते हो। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। नेक्स्ट इज इंक्रीजिंग एक्सेप्टेंस टू वोकेशनल एजुकेशन एज एन ऑल्टरनेट टू हायर एजुकेशन। अब ऐसा नहीं है कि 12th पढ़ लिया फिर अभी ग्रेजुएशन भी करना है फिर पोस्ट ग्रेजुएशन भी, ऐसे नहीं। अब आपने अगर वोकेशनल एजुकेशन भी लिया है अपने स्कूल टाइम के साथ ही साथ सर्टिफिकेशन है, तो आप तब भी एम्प्लॉयमेंट सीख कर सकते हैं। फॉर इंटीग्रेशन ऑफ जनरल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन इंक्लूडिंग एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, तो ये हमने अभी सभी पॉइंट्स में मेंशन देखा है, विच इज वेरी कॉमन। नेक्स्ट इज एनहेंसमेंट इन ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। जब हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगी या क्रेडिट वाला जो सिस्टम है उससे ये जो डिस्पैरिटी आती थी मार्क्स को लेकर स्पेशली, वो कम होगी, तो बट ऑब्वियसली एनरोलमेंट रेशियो भी हमारा बढ़ेगा। और क्या होगा, इससे फुलफिल करेगा आपके विजन जो NEP 2020 है उसको। इसलिए इस क्रेडिट फ्रेमवर्क की बहुत ज्यादा जरूरत। नाउ लेट्स सी द की हाइलाइट्स ऑफ दिस फ्रेमवर्क। सबसे पहले तो क्रेडिट लेवल्स के बारे में देखते हैं। ये प्रिस्क्राइब करता है 8 क्रेडिट लेवल्स को, स्कूल जो लेवल होता है उसमें हायर एजुकेशन तक। यूनिफॉर्मिटी है ऑल ओवर द कंट्री, यही वाला सिस्टम फॉलो किया जाएगा। तो credit and credit levels will be assigned uniformly between different areas of learning, be it arts, science, vocational, academic, curricular, extracurricular, anything। सब में यही यूनिफॉर्मिटी होगी, यही क्रेडिट सिस्टम होगा। कॉम्प्रहेंसिव क्रेडिट फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क विल सीमलेसली इंटीग्रेट द क्रेडिट्स अर्न थ्रू स्कूल एजुकेशन। तो आपका स्कूल वाला भी जो क्रेडिट है उसको हायर एजुकेशन वाला, वोकेशनल वाला, स्किल वाला, करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर, जो कुछ भी है सबको इंटीग्रेट करके आपको एक कॉम्प्रहेंसिव क्रेडिट फ्रेमवर्क दिया जाएगा। स्किल एजुकेशन बाय एनकम्पासिंग द नेशनल हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, जो अभी हमने ऊपर ये 3 पॉइंट्स देखे थे क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क थे, इन तीनों को एनकम्पास करेगा। और क्या है इसकी हाइलाइट्स? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स। तो जैसे हमारा मनी बैंक होता है, हम जैसे जैसे इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं हमारे बैंक में हमारा पैसा बढ़ता जाता है। अभी हम जैसे जैसे क्रेडिट्स अर्न करते जाएंगे तो एक क्रेडिट बैंक होगा, उसमें आपके सारे क्रेडिट्स इकट्ठा होते जाएंगे। ठीक है। मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस हैं आपके पास। ऐसा नहीं है कि अभी बीटेक ले लिया तो बीटेक के 4 साल को कंप्लीट करना ही पड़ेगा, अब ऐसा नहीं है, अब आप बीच में ड्रॉप कर सकते हैं। तो वही मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट ऑप्शंस हैं हमारे पास। क्रेडिट्स अगेंस्ट टोटल नेशनल आर्ट्स। तो द नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क proposes the alignment of notional learning hours
The number of hours a student will spend to achieve a particular learning outcome across academic classes, including preschool, school and higher education. तो इन सब पर वो जितने भी घंटे कोई भी स्टूडेंट स्पेंड कर रहा है उसके बेसिस पर आपका क्रेडिट जनरेट होगा. प्रायर लर्निंग, it also supports educational acceleration for students with gifted learning abilities and recognition of prior learning. तो जो बच्चे बाय बर्थ कह लीजिए टैलेंटेड होते हैं, अल्ट्रा ब्रिलियंट वाली जो कैटेगरी आती है उसमें, तो उनको प्रायोरिटाइज किया जाएगा वर्क एक्सपीरियंस और अदर मेथड्स के थ्रू. क्रेडिट्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट समझते हैं. तो स्कूल एजुकेशन में अभी कोई ऐसा क्रेडिट मैकेनिज्म था नहीं. रेगुलर एजुकेशन में हम सब ने अपने टाइम पर देखा है कि ये ग्रेडिंग या परसेंटेज वाला ही चलता आ रहा था. हाँ, लेकिन NIOS जो कि ओपन स्कूलिंग सिस्टम है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ओपन स्कूलिंग, जो बच्चे मतलब घर पर रहकर भी 10th या 12th का एग्जाम दे लेते हैं उसको NIOS बोलते हैं, वो क्रेडिट सिस्टम फॉलो करता था. इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी तक ये था. हायर एजुकेशन पर देखा जाए तो आई होप हम सबके ही यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में क्रेडिट सिस्टम आ जाता है, कुछ को छोड़कर. तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम होगा. Under CBCS, requirement for awarding a degree or diploma or certification is prescribed in terms of number of credits to be earned by the students. ये फ्रेमवर्क को इम्प्लीमेंट किया गया है सब कुछ यूनिवर्सिटीज में, हमारे जितने भी स्टेट्स हैं कंट्री में. स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ समवेयर जो है ये इम्पोर्टेंट है. तो ये क्रेडिट फ्रेमवर्क है स्किल बेस्ड वोकेशनल कोर्सेज के लिए, जिसको कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया था. This needs to be kept in mind. This is important. UGC guidelines for providing skill-based education under National Skill Qualification Framework. UGC की भी कुछ guidelines हैं skill-based education को NSQF जो framework है उसके अंडर की. It is a national competency-based skill framework to facilitate mobility both within vocational education and training skilling. एंड बिटवीन वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग स्किलिंग एंड जनरल एजुकेशन. तो इसमें यूजीसी की भी यही गाइडलाइन है कि आपको सबको इंटीग्रेट करना है. अब इस फ्रेमवर्क के क्या बेनिफिट्स हैं, इसके वेरियस स्टेक होल्डर्स हैं, ये आप अपने आंसर में ऐसे मेंशन कर सकते हैं. पहले तो स्टेक होल्डर्स मेंशन कर दीजिए, फिर उनके पर्टिकुलर बेनिफिट्स क्या हैं स्टेक होल्डर्स के. तो दिस इज गोइंग टू गेट यू मार्क्स. तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स जो हैं इस फ्रेमवर्क के वो स्टूडेंट्स हैं. उनको फ्लेक्सिबिलिटी होगी ड्यूरेशन ऑफ स्टडी में, कोर्सेज में, क्रेडिटाइजेशन ऑफ ऑल लर्निंग आवर्स, फिर चाहे वो आपका गेम वाला हो या आपकी वोकेशनल लर्निंग हो या स्कूल वाला, कुछ भी हो, सब में क्रेडिट वाला सिस्टम हो और वो ऐड भी हो रहा है. एस्टैब्लिशिंग मल्टी डिसिप्लिनरी एंड होलिस्टिक एजुकेशन विद फ्लेक्सिबल करिकुलर, रिमूविंग द हार्ड डिस्टिंक्शन. जो एजुकेशन स्ट्रीम्स में अभी तक बहुत ज्यादा डिलेमा हो जाता था, क्या लें, अब तो 10th हो गया, अब 12th में हम कौन से सब्जेक्ट्स रखें, तो वो वाला जो डिस्टिंक्शन होता था वो हट जाएगा इसके थ्रू. एनहेंसिंग द स्कोप ऑफ कोर लर्निंग, हमारी जो कोर लर्निंग होगी उसको हम और अच्छे से एनहेंस कर पाएंगे. फाउंडेशनल और कॉग्निटिव, जैसा कि सर ने बताया कि वो प्री स्कूल लेवल से ही बच्चे का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है, तो वहीं से आप और अच्छे से इसे एनहेंस कर पाएंगे अगर क्रेडिटाइजेशन सिस्टम लागू करते हैं तो. दूसरा स्टेक होल्डर है इंस्टीट्यूशंस. इनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे? यूनिफिकेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू प्रमोट मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन, डाइवर्स और रिच स्टूडेंट्स नॉलेज बेस बनेगा ये. प्रमोटिंग स्ट्रॉन्गर कोलैबोरेशन इंस्टीट्यूट्स के बीच में हो जाएगा, क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूट अभी तक सिर्फ क्रेडिट सिस्टम फॉलो करते थे, कुछ नहीं. अब यूनिफॉर्म होगा तो हमारा जो कोलैबोरेशन होगा इंस्टीट्यूशंस के बीच में वो काफी स्ट्रॉन्ग होगा. मेकिंग क्रेडिट मैकेनिज्म सिंपलर एंड यूनिफॉर्म. अच्छा, हम लोगों के कॉलेज में क्रेडिट सिस्टम था तो, बट ऑनेस्टली बोलूं तो मुझे समझ नहीं आता था कि क्या क्रेडिट है, कितने क्रेडिट, कितने ले आना है. क्यों नहीं? क्योंकि उसके बारे में कभी बताया नहीं गया कि ये है सिंपलर स्मूदर प्रोसेस जिसके थ्रू आप अटेन करते हो, पर अब बताया जाएगा. तो इस तरह से इंस्टीट्यूशंस को भी बेनिफिट होगा. प्रमोटिंग डिजिटल लर्निंग, ये कह लीजिए कि जुड़ा हुआ है इसके साथ इनडायरेक्ट वे में ही नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के साथ. गवर्नमेंट, ये भी स्टेक होल्डर है. अब हमारे एनरोलमेंट अगर स्टूडेंट्स के बढ़ेंगे
इस पॉलिसी की वजह से तो हमारी कंट्री डेमोग्राफिक डिविडेंड में चल ही रही है। स्किल इंडिया का प्रमोशन भी होगा, ट्रेंड वर्कफोर्स होगी हमारे पास। आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम है हमारी, वो भी काफी सक्सेसफुल साबित होगी अगर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये जो क्रेडिट फ्रेमवर्क है इसका यूनिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन हुआ तो इंडस्ट्री को क्या होगा बेनिफिट। ये अलाउ करेगा स्टूडेंट्स को NSQF के अंडर फाउंडेशनल स्किल डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट सीख करने के लिए। रीस्किलिंग और अपस्किलिंग होगा, होलिस्टिक डिजाइन होगी स्टडी की। बच्चे के पास तो इंडस्ट्रीज और स्मूथ प्रोसेस रखेंगे एम्प्लॉयमेंट का, क्रिएटिंग अ मल्टी क्रॉस सेक्टोरल स्किल्ड पूल ऑफ एम्प्लॉयबल यूथ। सो दिस वाज द बेनिफिट्स अंडर इंडस्ट्री। नाउ so I'm done with this topic. There were 2-3 takeaways which I have mentioned. All you need to remember that. Any more additions or suggestions in this particular topic? आप nicely explain, मैम। किसी को अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। कूल है, तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आरवी सर, योर्स। Yeah. So this topic is promotion of higher education in regional languages. So it was recently in the news because Union Minister of Home Affairs launched this Hindi version of MBBS course books in MP. All right. So it has a certain past to it. So let's see कि pre-independence क्या हुआ था. So East India Company when it entered into India, so they faced Orientalist Anglicist challenge. So we know what Orientalist and Anglicist were, and we also know that after Macaulay's Minute in 1835, they went for English education, and the aim was to impart modern education to a handful of Indian. Then came in 1854 Wood's Dispatch. It recommended primary education in vernacular languages. At the same time, it maintained that the secondary and higher education would be in English. Okay. After post-independence, immediately after independence in 1948-49, there was a Radhakrishnan Committee, which is and the committee report is also known as the Report of University Education Commission. Okay, and it recommended that English should be replaced by an Indian language as a medium of instruction for higher education as early as possible. Then came the Official Language Commission of 1956, which recommended that there has to be progressive use of Hindi language for all official purposes of the Union. Later, there was Emotional Integration Committee of 1962 and National Education Policies of 1968 and 1986. They also discussed the medium of instruction in higher education. Now let's see what is the significance of offering higher education programs in regional languages. So what happens is it reduces the dropout rates. People think that higher education in English would be difficult for them, so that's why they choose not to continue with it. So they will drop out. Again, it is regional. If we include regional languages, it will be more inclusive in nature. There would be better learning outcomes. At the same time, if you solve your problems in regional language, you can also have the global mindset because the content that you are learning has a global implication. So that's why this is local to global integration can happen if you learn it in regional languages. Then again, since you are learning it in regional language, you also have a better hold on the content. And finally, we also should look at examples like China, Japan, Germany. So they prefer to deliver their content in their own languages. So in China, every higher education book that you will read, it will be in Mandarin. So you won't even get English copy of the same material there. Same thing in Germany also. For Germany is famous for mechanical engineering, but all the designs or whatever there are that तो वो English में नहीं होते. Those are in regional languages. So, but at the same time, there are concerns with it. First is availability of faculty for English regional medium courses, because since we have teacher faculty in English medium legacy, that does not mean that the teachers in regional they would be fluent in regional languages.
Okay, so the first is availability of faculty, and then a second is difficulty in industry placements for graduates, because currently जो भी exams होते हैं like GATE for public sector units, those are conducted in English. Second, thirdly, we have it might impact the global opportunities, because generally when you go at global level, having a fluency in English is considered as a distinct edge. So it will prevent our students to compete at a global level. Then we have again the challenge of many languages. So like for example at IIT Delhi and IIT Madras, so it's not that it's a north versus south. IIT is Indian Institute of Technology, so in that particular campus there will be students from all over India. So the deployment of regional languages in these institutes is not feasible, because there are people from all over India, so we have to go with a common language, that is English. And lastly, we have initial cost, because since we have to shift from English to regional languages, we have to create material for that new, and the creation of that new material, it comes with a really high cost. Also, we need to standardize the teachers' trainings. It will again take much cost. Now, but still, our government is looking into promoting higher education in regional languages. So there are some initiatives taken by the government. First is National Education Policy 2022, which urges in universities to develop study material in regional languages. Secondly, there is AICTE, which has already approved several institutes which are offering BTech degree programs in regional languages. We have UGC, which is working with high-powered committee on Indian languages, language development, which is established by Ministry of Education to identify experts as well as 10 to 12 disciplines, so that the books could be either translated or written afresh. AICTE has also launched an AI-powered tool which can translate books, journals, and videos. We have also a Commission for Scientific and Technological Terminology, which is providing publication grants toward publication of university-level books in regional languages. So this solves our funding problem, because we need grants to translate these books into local languages. Again, we have also National Translation Mission, so basically textbook of various subjects prescribed in the universities and colleges are being translated in all languages of 8th schedule. So the way forward would be, we have to build the foundation first. We need to popularize science and technological education in regional languages. We need to hire teachers with multilingual capabilities so that they can teach in both languages, English as well as regional languages. Then we also need to have technological interventions like use of AI by AICTE is a good example there. Then we need to incentivize teachers who know local languages, especially in areas with high dropout rates. So by incentivizing teachers, we can make sure that dropout rates would decrease, and people will think that since it is getting offered in regional languages, we can pass it or make that course successfully. So this was higher education in regional languages. Cool. So then let's move on to the next article, gender pay parity. So Himangi ma'am, this was yours. Yes, sir. So hello again. जेंडर पे पैरिटी के बारे में पढ़ते हैं. रिसेंटली बीसीसीआई ने बहुत ही हिस्टोरिक मूव लिया है, वो ये कि मेल क्रिकेटर्स और फीमेल क्रिकेटर्स दोनों को पे इक्विटी पॉलिसी के तहत इक्वल पेमेंट करेंगे. अब अभी तक ऐसा नहीं था. अब इस न्यूज के बारे में और जान लेते हैं. द मैच फी फॉर बोथ मेन एंड वुमेन क्रिकेटर्स विल नाउ बी द सेम बीसीसीआई की तरफ से, और ऐसा करने से इंडिया दुनिया का दूसरा देश बन गया है जो कि इक्वल पे फॉर मेन एंड वुमेन प्लेयर्स के लिए इम्प्लीमेंट कर रहा है. पहला न्यूजीलैंड है. जेंडर पे पैरिटी एक्चुअली है क्या? पैरिटी मतलब इक्वालिटी, पेमेंट में इक्वालिटी. तो पे पैरिटी मीन्स ensuring that employees in the same job and location are paid fairly relative to one another. फिर उनका जो भी जेंडर हो या एथनिसिटी हो. It is often used as an indicator of gender inequality.
अच्छा, जेंडर इनइक्वालिटी से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन, हमारे जो एसडीजीज हैं 17 एसडीजीज, कौन सा एसडीजी जेंडर इनइक्वालिटी या जेंडर इक्वालिटी के बारे में बात करता है? 5. Yes, ma'am, correct. And then there is reducing gender inequality. 5 is gender equality. 10. There is one more. Yes, correct, ma'am. Okay. So the next takeaway from this topic is gender gap in India, which we should remember. तो इंडिया की अभी जो recent ranking आई है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में, वो 135 है 146 में से, जो कि बहुत पुअर है. ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स कौन रिलीज करता है, प्लीज बताएं जल्दी से. ओके, आई एम टेलिंग, इट्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम. नेक्स्ट इज men in India capture 82% of labor income while women earn just 18%. तो आप ये डिस्पैरिटी देख सकते हैं मेन और वुमेन का लेबर इनकम के मामले में. ये रिपोर्ट हमको वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट से मिलती है. इसको पब्लिश करने वाले जो हैं वो बहुत सारे लोग हैं और बहुत बड़े बड़े नाम हैं और काफी कॉम्प्लेक्स हैं, तो इसलिए मैंने मेंशन नहीं किया और इम्पोर्टेंट भी नहीं है. पर ये ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से इम्पोर्टेंट है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम करता है, और हमारी कंट्री 135 रैंक लेकर आई है 146 कंट्रीज में से. नीड क्या है जेंडर पे पैरिटी की? वायलेंस जो होता है, स्पेशली जो डोमेस्टिक वायलेंस होता है या सेक्सुअल हैरेसमेंट्स जो होते हैं विमेन को लेकर, तो उसे हमें एड्रेस करने की जरूरत है. क्योंकि सॉरी, थोड़ा लाइटर टोन में मैं बोलूंगी इस चीज को, कि हर चीज में आप देखा जाए तो पैसा ही बोलता है. जिसके पास पैसा है उसके पास पावर है, अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, आप किसी भी जेंडर से आए. पर लार्जर स्केल पर देखा जाए तो हाँ, विमेन आर द वन दोज हु आर सफरिंग ऑन दिस फ्रंट. तो वायलेंस को एड्रेस करने की जरूरत है. इकोनॉमिक गेन होगी इससे. इसमें बोल रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, यू कैन कोट दिस लाइन, दैट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सेज जेंडर पैरिटी कैन बूस्ट इंडियाज जीडीपी टू हेल्प अचीव 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय 2026-2027. एक और एड ऑन में देना चाहूंगी, आईएमएफ कहता है कि जो हमारा फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, अगर वो मेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन के इक्वल हो जाए, जो कि अभी हमने देखा 82% और 18% का डिफरेंस है, तो हमारी जीडीपी 27% से इंक्रीज कर जाएगी. तो ये दो चीजें आप मेंशन कर सकते हैं. फुल एंड प्रोडक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ रिक्वायर्स ह्यूमन सेंटर्ड रिकवरी फ्रॉम द पैंडेमिक. पैंडेमिक से कितना लॉस डिस्ट्रक्शन हुआ है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ सारा भार मेल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी पर ही डाल दिया जाए और वही रिकवरी करें. इसलिए फुल पार्टिसिपेशन होना चाहिए दोनों जेंडर्स का. तो इट इज गोइंग टू मेक आर इम्प्रूविंग वुमेन्स एम्प्लॉयमेंट पॉसिबल. ऑल्सो हमारा ये जो पैंडेमिक की वजह से इतना डिस्ट्रक्शन हुआ है, उसे भी जल्दी से हम रिकवर कर पाएंगे. एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू रिड्यूस द जेंडर पे गैप. रिड्यूस इनइक्वालिटी, तो हमारा आर्टिकल 38 क्लॉज 2 जो कि डीपीएसपी में आता है, वो ये कहता है कि गवर्नमेंट शुड स्ट्राइव टुवर्ड्स मिनिमाइजिंग इनइक्वालिटीज इन इनकम अमंग इंडिविजुअल्स. और आर्टिकल 39 कहता है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क देना है आपको, मेन और वुमेन दोनों के लिए. तो ये दोनों इम्पोर्टेंट है. आप जब भी सोसाइटी में वुमेन वाले इशू पर कोई भी आंसर लिखें तो ये आर्टिकल्स आप जरूर मेंशन करें. अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, तो यूएन का एसडीजी 8.5 सेट करता है टारगेट फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के लिए. हमारे 17 एसडीजीज हैं, पर उनके इंडिकेटर्स बहुत सारे हैं, 169 है इफ आई रिमेम्बर. तो इसमें 8.5 जो है एसडीजी का, वो फुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है. डिसेंट वर्क होना चाहिए वुमेन और मेन दोनों के लिए, इंक्लूडिंग फॉर यंग पीपल एंड पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, एंड इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू बाय 2030. चैलेंजेस क्या रहेंगे जेंडर पे पैरिटी में? सॉरी, रहेंगे नहीं हैं. तो प्रीवेलेंस ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर, हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर का प्रीवेलेंस बहुत ज्यादा है. वुमेन जो है उनको मोस्टली केयर गिविंग वर्क में ही देखा गया है. किचन और फैमिली नर्चरिंग इन्हीं से एसोसिएट करके रख दिया गया है फीमेल जेंडर को. इनफॉर्मल वर्क और इन ट्रेडिशनल जॉब्स रिजर्व फॉर देम विच आर लो पेइंग एंड फर्दर वाइडन्स द पे गैप.
तो हाल ही में हम सबने न्यूज में भी पढ़ा होगा कि जो विमेन हैं स्पेशली लाइक होम मेकर्स, उनको भी पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि देखा जाए तो वो भी तो सर्व कर रही है ना। तो इसलिए ये जो कैटेगराइजेशन है और उनका कंसिडरेशन नहीं है इस कंट्रीब्यूशन में, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द इनफॉर्मल सेक्टर का प्रिविलेंस। अनपेड वर्क है, इसी से डिराइव है, इसी पॉइंट से कि डिसप्रपोर्शनेट टाइम स्पेंड होता है अनपेड वर्क का, जो कि हिंडर कर रहा है वुमेन की एबिलिटी को कि वो हाई रेम्यूनरेटिंग जॉब्स को ले पाए। और इसकी वजह भी है, ये भी एक वजह है हमारे पे गैप की। नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अंडर आता है, ये बता रहा है कि वुमेन 19.5% स्पेंड करती हैं अपना टाइम अनपेड वर्क में, वहीं मेन का जो स्पेंडिंग टाइम देखा जाए तो वो सिर्फ और सिर्फ 2.5% है। There again we have a huge difference. Now, lack of understanding equal remuneration for work of equal value is a challenging concept for many enterprises to apply, especially in private sector, because women are usually employed in jobs different to those of men. अब इसमें यहाँ पर कुछ वैलिड रीजंस आ सकते हैं नेचुरल फिजिक को लेकर, उसमें ह्यूमन मेड फैक्टर कुछ नहीं है, पर ये एक रीजन है कि हम वुमेन को अपफ्रंट्स पर रखते नहीं है। तो ये अंडरस्टैंडिंग की कमी है हमारी। स्लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है, स्लो वेज ग्रोथ हैज बिकम एन ऑब्स्टिकल टू अचीविंग सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ। सिक्योरिटी बहुत ही कॉमन सा चैलेंज है ये, कि एक तो वायलेंस है ही है वुमेन के अगेंस्ट, फिर ऊपर से अगर उन्होंने कहीं काम करना शुरू भी किया तो वर्क प्लेस हैरेसमेंट है, सेक्सुअल हैरेसमेंट है। डिस्करेज वुमेन्स पार्टिसिपेशन, कि नहीं नहीं तुम लड़की हो, तुम ज्यादा अच्छे से नहीं बोल पाओगी, तो पब्लिक के साथ जो तुम्हारा कम्युनिकेशन हो वो कम होना चाहिए। तो ये डिस्करेज करता है वुमेन को पार्टिसिपेट करने में, कि ठीक है जब मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी तो घर ही बैठती हूँ। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी। लैक ऑफ सपोर्ट इन एजुकेशन, एजुकेशन में भी सपोर्ट इतना है नहीं। पढ़ा दिया 12th तक या ग्रेजुएशन भी करा दिया, उसके बाद क्या। अभी ये जो यूपीएससी की प्रिपरेशन है, इसमें भी हम सब ने देखा ही होगा, बहुत कॉमन है कि मुझे बाय सेकेंड अटेम्प्ट या फर्स्ट अटेम्प्ट ही निकाल लेना है, क्रैक कर लेना है, वरना क्या आई एम गोइंग टू गेट मैरिड। तो ये सपोर्ट नहीं है एजुकेशन में, जैसे काउंटर पार्ट्स को हमारे और ज्यादा टाइम दिया जाता है। ठीक है, यू एग्जॉस्ट ऑल योर 6 attempts, till then you only have to study, we are going to support you in your education, while that is not the case with the women, most of the women I would say. तो women in STEM यहाँ this stands for technology, science, technology, Science. engineering, mathematics. Yes sir, thank you. Yes, तो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स में ऐसा बोला जाता है कि women they are not good in these fields स्पेशली, तो हमारे रोल मॉडल्स भी नहीं हैं इस फील्ड में, तो ये भी डिस्करेज करता है। Before moving on to the way forward, let's see these measures which are taken to address gender pay gap. Constitutional provisions, आर्टिकल 16 में बोला जाता है कि सभी सिटीजन्स को ये राइट है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन रिलेशन टू मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट प्राइवेट बट पब्लिक। तो आपने देखा ही होगा, जो भी फीमेल IAS ऑफिसर्स हो या मेल ऑफिसर्स हो, उनकी सैलरी इक्वल ही है। तो इट इज ओनली इन द केस ऑफ पब्लिक अपॉइंटमेंट्स। और आर्टिकल 38 क्लॉज 2 बोलता है मिनिमाइज करिए इनइक्वालिटीज को, इनकम अमंग इंडिविजुअल्स। आर्टिकल 39 क्लॉज D says that you have to pay equal pay for equal work for both men and women. So these are the articles which you can quote. लेजिस्लेशंस भी रहे हैं, वो क्या है? मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट 1976, कोड ऑफ वेजेस 2019, मैटरनिटी बेनिफिट अमेंडमेंट एक्ट 2017 और मनरेगा 2005। ये सब भी वुमेन को इक्वल पे को देने के लिए बात करते हैं। इक्वल पे इंटरनेशनल कोalition भी है जो कि लेड करता है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, UN का वुमेन एंड OECD। ये एक इनिशिएटिव है इन सभी बॉडीज के द्वारा, जो कि ड्राइव करेगा स्टेक होल्डर्स को टू कमिट टू रिड्यूस जेंडर पे गैप एंड मेक इक्वल पे फॉर वर्क ऑफ इक्वल वैल्यू अ रियलिटी। ऐसा नहीं सिर्फ पेपर पर हम बात कर रहे हैं, मेंशन तो है हमारे ये DPSPs और आर्टिकल्स में इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, पर होता नहीं है ऐसा।
तो इसको हमें रियलिटी बनाना है। दिस इज एन इनिशिएटिव विच इज लेड बाय ILO, UN, Women and OECD, और ये कंट्रीब्यूट करेगा हमारे SDG को अचीव करने में। So these are the measures which we have taken to address gender pay gap. Now we have to see the way forward. तो challenges के आधार पर ही हमारे way forwards हैं। सबसे पहले तो हमारी जो मिनिमम वेज है उसको बढ़ाने की जरूरत है। इससे हमारे इमीडिएट इफेक्ट पड़ेगा जेंडर पे गैप पर और विमेन को लिफ्ट करेगा पॉवर्टी से। हायर मोर विमेन, हमारे पॉलिटिकल में ही फॉर एग्जांपल हम बताते हैं, लोकसभा में आप डिस्पैरिटी देख सकते हैं फीमेल पॉलिटिशियंस इज टू मेल पॉलिटिशियंस का। तो हमें और ज्यादा बढ़ावा देने की जरूरत है कि विमेन्स का रिक्रूटमेंट हो, एटलीस्ट ज्यादा नहीं तो इक्वल तो हो ही। एनकरेज रिमोट वर्किंग, फ्लेक्सिबल वर्किंग होनी चाहिए ताकि वो केयरिंग, बच्चों की घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अपना जॉब वो दोनों कर सकें। इम्प्रूव करें वर्क लाइफ बैलेंस को। यूरोपियन इंस्टीट्यूट जेंडर इक्वालिटी का जो है वो कहता है अ बेटर वर्क लाइफ बैलेंस कुड हेल्प टू श्रिंक द जेंडर पे गैप। अगर आपके पास वर्क लाइफ बैलेंस होगा बेहतर, तब ये जो पे गैप है जेंडर की वजह से ये रिड्यूस होगा, बिकॉज वुमेन ऑफन टेक एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउटसाइड द वर्क प्लेस। जेंडर पे ऑडिट्स होने चाहिए, अवेयरनेस होना चाहिए। कुछ औरतों को तो पता ही नहीं है कि ये उनका अधिकार है कि उनको भी सेम वेज मिलना चाहिए जितना उनके काउंटर पार्ट्स को मिल रहा है। तो अवेयर करने की जरूरत है। Education, women should be encouraged to undertake studies and pursue occupations in the areas of science, technology, engineering and mathematics. Better paid employment opportunities मिलेंगी हमें। So this was all about gender pay parity. आप में से किसी को कुछ भी addition देना है, then you're most welcome. Thank you. Cool है, very nicely explained. सो कुछ डेटा, जैसा मैम ने बात किया कि पार्लियामेंट के अंदर कितना कम डिस्पैरिटी देखने को मिलता है बिटवीन मेन एंड वुमेन। तो आप इसमें एग्जांपल ले सकते हैं कि 14% फीमेल एमपी करंटली हमारे जो लोकसभा है उसके अंदर सिर्फ 14% एमपी जो है वो फीमेल है। या अभी रिसेंटली जो इलेक्शन हुआ हिमाचल प्रदेश का, वहां पे केवल एक वुमेन जो थी वो चूज हुई, इलेक्ट हुई थी एज MLA। ठीक है, तो इस टाइप के कुछ एग्जांपल्स आप कोट कर सकते हो टू शो कि कितना स्टार्क डिफरेंस है अभी लीडरशिप में हमारी, है ना। And there is one more thing about like gender pay gap itself. I think it was not mentioned here, but the data is कि after every dollar the man earns, the female earns 77 cents. That is the data. Correct. Globally. ठीक है, ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं फिर नेक्स्ट आर्टिकल से, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन इंडिया। तो अभी जैसा कि आप जानते हो ग्लोबल हंगर इंडेक्स एक बहुत ही फेमस पब्लिकेशन है, बट इंडिया में काफी इनफेमस है बिकॉज गवर्नमेंट ने इसको काफी बार रिब्यूक किया है कि ये थोड़ा सा पार्शियल है। बट एनीवेज हमें पता होना चाहिए क्या क्या आउटकम थे इसके। तो इंडिया की रैंकिंग अभी स्लिप हो गई है एंड इट हैज स्लिप टू 107 फ्रॉम द लास्ट 101 इन 2021 रैंकिंग। ठीक है, तो हालत हमारे लिए खराब हुई है इसके अंदर। तो ये रिपोर्ट निकालता कौन है? ये एक रिपोर्ट एक एनजीओ निकालता है कॉल्ड कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हेल्थ। ठीक है, ये जर्मन बेस्ड एक एनजीओ है, वो निकालता है इसको। तो 2006 से ये रिपोर्ट निकाली जा रही है और ये 17 एडिशन था। 2022 का जो एडिशन है, दिस वाज द 70th एडिशन ऑफ दिस इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में मेजर अगर हम पैरामीटर की बात करें तो 3 पिलर्स बोल सकते हो। ठीक है, 3 डिमेंशंस बोल सकते हो और 4 इंडिकेटर है। वो 3 डिमेंशन आप ये इन्फोग्राफिक के थ्रू समझ सकते हो। दैट इज इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, फिर चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड लास्टली चाइल्ड न्यूट्रिशन। ये 3 डिमेंशन है, 1/3 सबको एवरेज मिला हुआ है इसके अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर फर्दर आप देखोगे तो इंडिकेटर्स है। जैसे अगर हम इनएडिक्वेट फूड सप्लाई की बात करें तो अंडर न्यूट्रिशन आ जाएगा। चाइल्ड मोर्टेलिटी की बात करें तो अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, यानी ऐसे बच्चे जो 5 साल की उम्र के अंदर मर गए। ठीक है, फिर चाइल्ड न्यूट्रिशन के अंदर 2 पार्ट आता है, वेस्टिंग और स्टंटिंग।
तो कोई डिफरेंस बताना चाहेगा? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टंटिंग एंड वेस्टिंग? बहुत ही कॉमन टर्म है। एनीवन? अच्छा, सो ऐसे याद रख सकते हैं, वेस्टिंग W से वेट, सो रिक्वायर्ड वेट से अंडर वेट जो है वो वेस्टिंग है, बाकी बचा स्टंटिंग, दैट इज हाइट से रिलेट कर सकते हैं, रिक्वायर्ड हाइट से लेस देन जो है वो स्टंटिंग है। करेक्ट। थोड़ा सा इसमें रेफरेंस पता होना चाहिए। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्टंटिंग, तो स्टंटिंग का रेफरेंस क्या है? तो स्टंटिंग का रेफरेंस एज से है, ठीक है। यानी 6 साल का अगर बच्चा है तो उसका एक सर्टेन हाइट होना चाहिए, और अगर वो उतनी हाइट तक नहीं पहुंचा है तो विल से कि ये बच्चा छोटा है या स्टंटेड है। सिमिलरली वेस्टिंग का रेफरेंस उसकी हाइट से है, ठीक है। कि अगर लेट्स से ये लड़का है, इसकी हाइट है 6, लेट्स से 6 नहीं, ज्यादा हो गया, 4, लेट्स से 4 फीट है, ठीक है। और 4 फीट के अकॉर्डिंग उसका क्या वेट होना चाहिए, ठीक है। अगर उतना वो अच्छा बीएमआई के अकॉर्डिंग वो वेट नहीं है, देन वी से दैट द चाइल्ड इज वेस्टेड, ठीक है। तो ये दो कीवर्ड्स हैं जो पता होने चाहिए, इनके रेफरेंसेस भी पता होने चाहिए, ठीक है। सिंपली ये काम नहीं चलेगा कि वेट कम है हाइट छोटी है, तो वो रेफरेंस भी क्या है वो भी पता होना चाहिए आपको, ठीक है। So these were the two references that two things that you should know the difference between. अब इंडिया का जो स्कोर था that was 29.1. The GHI finds the level of hunger in India serious. ठीक है, पहले 2000 में ये अलार्मिंग था, अब ये 2022 के अंदर ये सीरियस है, ठीक है। अब थोड़ा स्पेसिफिक पैरामीटर्स देख लेते हैं। तो चाइल्ड वेस्टिंग जो है, इसके अंदर हमारा जो इंडिकेटर है वो 19.3% बताता है कि यानी हर 5 में से एक बच्चा, मतलब मैं इसको राउंड ऑफ कर रहा हूँ टू 20%, तो यानी हर 5 में से एक बच्चा जो है वो वेस्टेड है, यानी उसका वेट कम है उसके हाइट के अकॉर्डिंग। सो ये इसके अकॉर्डिंग वी आर द हाईएस्ट, इंडिया इज हैविंग द हाईएस्ट बर्डन ऑफ वेस्टेड चाइल्ड। नेक्स्ट पार्ट स्टंटिंग पे आते हैं। तो स्टंटिंग में वी हैव डन कंसिडरेबली वेल, काफी डिक्रीज कर दिया स्टंटिंग वाला जो केस है, बट स्टिल वी आर कंसिडरेबली हाई इफ वी कंपेयर इट विद द वर्ल्ड सिनेरियो, ठीक है। तो इंडिया में 35% वी आर स्टिल हैविंग चिल्ड्रन एज स्टंटेड, ठीक है। तो 35 इज लाइक रफली हर 3 में से एक बच्चा इंडिया के अंदर स्टंटेड है, ठीक है, राउंडिंग इट अप टू 33%। कंपैरिजन में हम हमारे जो नेबर हैं, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नेबर्स, उन सब से पीछे हैं, इवन पाकिस्तान से भी पीछे है, ठीक है। तो थोड़ा सा चिंता का विषय है हमारे लिए। नेक्स्ट आते हैं रीजंस क्या है राइजिंग हंगर और माल न्यूट्रिशन के। तो देखो, पहला पावर्टी है। यूएन के सर्वेज हैं, हमें भी बताया इंडिया के अंदर डिफरेंट कमिटीज की रिपोर्ट थी, तेंदुलकर कमेटी ने बोला 21% है, मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 27 बताता है, ठीक है। अलग अलग सर्वेज है, कोई भी आपको जो भी सफिशिएंट या लगता है जो याद रहता है वो आप लिख सकते हो इसमें, ठीक है। पावर्टी है, पावर्टी की वजह से वो जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स है फूड बेस्ड वो फुलफिल नहीं कर पाते। नेक्स्ट, मल्टी डिमेंशनल नेचर है हंगर का। हंगर को सिर्फ आप ऐसे नहीं देखते कि किसी को भरपेट खाना नहीं मिला, देयर आर डिफरेंट डायमेंशन लाइक हिडन हंगर। कोई बताना चाहेगा व्हाट इज हिडन हंगर? बहुत बेसिक सवाल है अगेन। सर, आई एम जस्ट ट्राइंग इट आउट। हिडन हंगर मतलब खाने का जितना बेसिक मिनिमम होता है वो सिर्फ मतलब मिल तो गया, बट जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं वो नहीं मिल पा रही हैं, जिसकी वजह से हमारे नर्चरिंग में हर्डल्स आ रहे हैं। आई थिंक दैट इज रिलेटिंग टू हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मतलब कहने का मतलब है, सपोज अगर मैं कह रहा हूँ 2200 कैलोरी की डाइट होती है हमारी, ठीक है, और मैं किसी बच्चे को सिर्फ पूरा दिन चावल ही खिला दूं, तो उसकी वो कैलोरीफिक वैल्यू में तो वो फुलफिल हो जाएगा कि उसको मैंने 2200 कैलोरीज का डाइट दे दिया, लेकिन क्या उसको प्रोटीन मिला, क्या उसको फैट मिला, क्या उसको विटामिन मिले, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिले? नहीं, ठीक है। तो इसी को हम हिडन हंगर कहते हैं कि हमारे यहाँ पे खाना तो दिया जा रहा है लेकिन उसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होता है, उसमें जो डाइवर्सिटी चाहिए वो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, इनफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन है। तो यहाँ पे आप एक कॉमन सा पॉइंट जो रहता है कि प्रॉपर बजटरी एलोकेशन नहीं है या बजट का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे एक रेफरेंस दिया हुआ है, तो आप ऐसा एग्जाम्पल कहीं पे भी लिख सकते हो। नेक्स्ट, डिक्लाइन है परचेजिंग पावर में। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो अलग अलग एग्जाम्पल के, इकोनॉमी में स्लो डाउन था, या कोविड के अंदर जो लॉकडाउन था उसके वजह से परचेजिंग पावर जो स्पेशली द
लेबर क्लास है या जो लोअर तबका है सोसाइटी का, उनकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। फिर एक फूड वेस्टेज का भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 40% ऑफ द फूड प्रोड्यूस इज वेस्टेड एवरी ईयर। ठीक है, ये एफएओ का रिपोर्ट है जो ये बोलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप लिख सकते हो आंसर में जगह जगह इस चीज को, कि लार्जली क्योंकि हमारे जो पूरे सप्लाई चेन है वो थोड़ा फ्रेगमेंटेड है, फूड बेस्ड सप्लाई चेन है, तो वो फ्रेगमेंटेड है। फिर चाहे वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉस हो या फिर जो शादियों में खाना खराब होता है, ठीक है, या फिर होटल्स के अंदर खाना खराब होता है, तो ये सब चीजें जो है वो इशू क्रिएट करती है फूड वेस्टेज का। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएटिव लिए, तो जैसे कि आप जानते हो अभी रिसेंटली पोषण 2.0 लॉन्च किया था गवर्नमेंट ने। तो ये पोषण अभियान माल न्यूट्रिशन को ही टारगेट करता है। नेक्स्ट ईट राइट इंडिया मूवमेंट है, ये FSSAI ने लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि हम इंडिया में हेल्दी जो फूड है उसको प्रमोट करें रादर देन जंक फूड। ठीक है, नेक्स्ट फूड फोर्टिफिकेशन किया है ताकि जो हिडन हंगर है उसको खत्म कर सके। फूड फोर्टिफिकेशन या फूड एनरिचमेंट, यहाँ पे हम की विटामिन मिनरल जैसे कि आयरन, आयोडीन, जिंक, विटामिन ए, डी, तो ये सब को ऐड करते हैं इन द स्टेपल फूड सच एज राइस मिल्क। तो आपने गोल्डन राइस का एग्जाम्पल सुना होगा या फोर्टिफाइड राइस का एग्जाम्पल सुना होगा। ठीक है, नेक्स्ट नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, तो आप जानते हुए बहुत ही फेमस एक्ट है ये। बेसिकली राइट टू फूड जो है वो है बेसिकली, तो यहाँ पे 75% ऑफ रूरल पॉपुलेशन और 50% ऑफ अर्बन पॉपुलेशन को ये कवर करता है थ्रू टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। अब इसमें आपको पता ही है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंदर हम 3 चीजें देते हैं, राइस, व्हीट और कोरस ग्रेन, और इसका भाव क्या रहता है 3-2-1, यानी राइस जो है वो 3 रुपए पे, व्हीट 2 रुपए पे और 1 रुपए पे कोरस ग्रेन। कोरस ग्रेन मतलब जो मिलेट्स हमारे होते हैं वो। नेक्स्ट मिड डे मील स्कीम है, ताकि बच्चों को स्कूल में भी लाया जाए और जब वो स्कूल में आए तो उनको न्यूट्रिशन भी मिले। ठीक है, मिड डे मील स्कीम। फिर मिशन इंद्रधनुष है, जिसके अंदर हम 2 साल तक के बच्चे प्लस जो प्रेग्नेंट वुमेन होते हैं उनका इम्यूनाइजेशन कराते हैं अगेंस्ट वैक्सीनेबल प्रिवेंटेबल डिजीज। ठीक है, तो ये कुछ गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं टुवर्ड्स रिमूविंग हंगर। अब फिर वे फॉरवर्ड पे आते हैं। ठीक है, तो चैलेंजेस आपको पता है, उन्हीं को रिफॉर्म करना है वो, और वही वे फॉरवर्ड होगा। तो पहला, सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिफॉर्म करो, जो खाने का जो भी सप्लाई चेन है उसको इम्प्रूव करो ताकि कुछ भी खाना खराब ना हो। नेक्स्ट, अवेयरनेस क्रिएट करो, सोशल कैंपेन चलाओ मीडिया के अंदर जिसके थ्रू लोग अवेयर हो कि हिडन हंगर जैसी भी चीजें होती है, या लोग हैं जिनको अभी भी फूड की जरूरत है, तो आप उनको कैसे हेल्प कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रांसफॉर्म करो एग्रीकल्चर को ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट बने, सस्टेनेबल बने, क्लाइमेट स्मार्ट बने। ठीक है, एंड प्लस न्यूट्रिशन सेंसिटिव बने। फिर होलिस्टिक अप्रोच ले सकते हो, जैसे कि सब एरियाज को आप इसमें इंक्लूड करो, वाटर हो गया, एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, न्यूट्रिशन, ये सब होलिस्टिकली हमारी हेल्थ को टारगेट करते हैं। लास्टली, ग्लोबल कन्वर्जेंस, तो इसमें आप एनजीओज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और गवर्नमेंट को साथ में लेके आओ ताकि वो सब एक कंसर्टेड एफर्ट लें so as to reduce the malnutrition या hidden hunger. ठीक है, so this was all about the hunger global hunger index जो ये वर्ल्ड हंगर हेल्थ ने निकाला है। अभी तक जो पढ़ा उसमें किसी को कुछ ऐड करना है तो कर सकते हो। Anyone? ठीक है, तो let's move on to the next topic. So drug regulation ecosystem. Harvey sir, this was yours. Yeah. So drug regulation and ecosystem in India. It was recently in the news because WHO has alerted that 4 of the Indian-made cold syrups. So basically that because of that, some people in Gambia, around 66 deaths were reported among children due to acute kidney injuries. So because of that, WHO has alerted this, and it was striking because it also affects our image as a pharmacy of the world, right? So that's why it was important. So I'll just dive into the news more, because these syrups, they have shown the presence of diethylene glycol or ethylene glycol, and because of these are impurities in propylene glycol, and which are toxic in nature. So in India also, at least 5 cases of DEG poisoning have happened since 1972, including recently that was 2020 incident in Jammu Kashmir leading to death of 17 children. So it is a serious matter.
Um, okay, but we have this we have this organization called as Central Drug Control Organization, which is working under a DGHS, so that is Directorate General of Health Services, which is Central Drug Authority on production, distribution, sales, and import of drugs in India. They also regulate the quality, safety, and efficacy of the drugs, including vaccines. So what they observed was that the problem was with the manufacturer, and which was licensed by the state drug controller, and the state drug controller did not do a proper inspection. So that was the preliminary inquiry. Now let's look at India's drug regulation ecosystem. So we need to make sure that our drugs are safe and genuine. They are also efficient and unadulterated. Uh, so that's why we have Indian drug regulatory system, which was originated from the Drugs and Cosmetics Act 1940. Okay, so we need to give special emphasis here. Along with drugs, there is also cosmetics in the same act, and it regulates imports, manufacture, distribution, and sales of drugs and cosmetics. Okay, the 1940 Acts and its corresponding rules it allows center and states to regulate different aspects of the drug ecosystem. So let's see what is India's regulatory environment. So we have around 5 ministries which are dealing with this. So Ministry of Health and Family Welfare. So it has a body of, like I said before, Directorate General of Health Services and Indian Council of Medical Research. So what they do is they have a central drugs this CDSCO, which was headed by Drug Controller General of India, along with several statutory and advisory committees. Then we have Ministry of Chemicals and Fertilizers. It has a Department of Pharmaceuticals, and they do this pricing authority work. And they also have a drugs. We also have Drug Price Control Order DPCO of 2013. Then we have Ministry of Commerce, which has a patent office, and it is led by this Controller General of Patents. Apart from that, we have Ministry of Science and Environment Technology, which has Department of Biotechnology, and it is also supported by CSIR laboratories. Finally, we have Ministry of Environments, which deals with environmental clearances for manufacturing. Now, since 1940 Act deals with center and state regulations, so let's see according to the Act, what is the separation of power there. So the main functions of central government are approval of new drugs. Again, it also deals with import, registration and control of imported drugs. So if there is some drug coming from outside, it has to pass through the central government. Yeah. So then again, it approves for clinical trials. It lays down standard for drugs, cosmetics, and diagnostics and devices. And further, it coordinates with activities of states. Now let's look at main functions of state governments, because the inquiry showed that the problem was in state mechanism. So there was licensing of manufacturing establishment and sell premises. It is state's duty to inspect the sites to ensure the proper compliance and license conditions. Then we have state also has to do drawing of samples for testing and monitoring the quality of drugs. Again, taking actions like suspension, cancellation of licenses, again surveillance over the sales of bogus and adulterated drugs. Yeah. So now 1940 Act also provides for other statutory bodies. So these statutory bodies are DTAB. Again, first we need to understand this CDSCO, that is not a statutory body. Okay. So yeah, so the statutory bodies which were provided by 1940 Act were Drugs Technical Advisory Board. So it deals with advising the central government with the technical issues. Then we have Drugs Consulting Committee, DCC, which advises central government as well as DTAB in the matter of securing uniformity throughout the India for administration of 1940 Act. Okay. Now we have central drugs laboratories. So these include national statutory laboratories for quality control of drugs and cosmetics. Now let's look at what are the challenges in India's drug regulatory ecosystem.
So first is unclear distribution of powers and responsibilities. So whenever this such kind of issue arises, state points it towards states and state points it towards center, because there is no clearly codified distribution of powers. For example, health is in the state subject under the 7th schedule, and the state will also exercise substantial drug regulation in addition to the provisions of 1940s Act. Then, like I said before, CDSCO is not a statutory body, so it lacks independence and autonomy. We have also a lack of resources because, let's say, CDSCO, so they have to ensure the compliance of around 10,500 pharmaceutical manufacturing units of 3,000 drug companies across the country, and they lack the infrastructure, human resources. Again, to basically to set the standard, and again they also have to conduct inspections, collect the data, and testing the samples, maintain the records. So they don't even have technological infrastructure for that. So this is the main reason where we can we have to work on that in the way forward. So now again there is a lack of transparency. These companies, these units, the information sharing from these companies is completely voluntary and incomplete. So whatever decision making that happens, regulatory decision making, that is behind the closed doors, and it doesn't come out in public eye. And finally, prevalence of corruption. So we can say that several CDSCO and SDRS officials, SDRS state drug regulatory authorities, they have been caught by CBI officers for offenses for accepting bribes for drug approval. Now let's look at way forward. So basically, to ensure the effectiveness of regulatory system, there are number of committees like Mashelkar Committee in 2003, Ranjit Roy Chowdhury Committee in 2014, and recently there was a draft of the Drugs and Medical Devices and Cosmetic Bills 2022, which was shared by Ministry of Health and Family Welfare. We have to make sure that there is a safety, quality, and efficacy of the medicines, and we have to make sure that there is the faith in India's pharmaceutical manufacture is we have to strengthen that faith, because finally we have to show that image of India's image as pharmacy of the world. For that, we need to build a streamlined regulation system, and it will help in greater uniformity in harmonized application of drug regulatory standards throughout the country. Then it will provide we have to provide statutory recognition to CDSCO to ensure regulatory independence and autonomy. Then we have to build international cooperation to strengthen the regulation, and have more manufacturing units adhering to good manufacturing practices, that is GMP, set by WHO. So GMP is a system to ensure that products are consistently produced and controlled as per quality standards. Currently, there are only 2,000 manufacturing units in India that are GMP certified. Now, then the most important point, that is allocate sufficient resources for financial independence and required physical infrastructure, human resources for effective regulation. So here we can quote the recommendation by Mashelkar Committee. So they gave the formula that one drug inspector per 50 manufacturing units and per 200 sales per distribution outlet. So this is the Mashelkar Committee formula. We can quote it. Finally, we need to ensure that there is a transparent regulatory decision making, as well as CDSCO and SDRS. They need to go out in public and address the information asymmetry and make sure that decision making is participatory in nature. And finally, this is a normal point, that is, we need to use technology to overcome resource constraints, and which will also give other benefits like digital databases, ease of licensing, etc. So this is the entire basically India's drug regulation ecosystem, the problems and way forward for that. Cool है. So nicely explained. काफी important है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें थी, स्पेशली ये वाला डायग्राम, ठीक है, जहाँ पे इंफोग्राफिक जो है रेगुलेटरी एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ प्रोडक्ट्स, तो थोड़ा गो थ्रू कर लेना, बिकॉज इन चीजों से फ्रीक्वेंटली सवाल आ जाता है. और प्लस अभी कोविड के अंदर वैक्सीन जो था
उसके बारे में जब भी न्यूज रहा था तो इनमें से कोई ना कोई बॉडी का जरूर रेफरेंस होगा, तो इसको थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना अच्छे से। ठीक है। हाँ, तो पहला आर्टिकल है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 का रिजल्ट अनाउंस हुआ रिसेंटली, जिसमें इंदौर फॉर द 6th कंसेक्यूटिव ईयर उन्हें क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड मिला है। और लार्ज स्टेट कैटेगरी में मध्य प्रदेश रैंक 1 पे है। और हमें पता है ये कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर का जो स्वच्छ भारत मिशन है अर्बन, उसके अंडर ये स्वच्छ सर्वेक्षण लिया जाता है। स्टार्ट हुआ था 2016 में, ठीक है, एंड इट इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्बन सैनिटेशन एंड क्लीनलीनेस सर्वे। ठीक है, इस बार 2022 का जो सर्वे है वो एम्फेसाइज किया गया है, एंड टू एंड डिजिटल मॉनिटरिंग हुई है, स्वच्छ सिटी टेक्नोलॉजी चैलेंज और इनोवेटिव सॉल्यूशंस फ्रॉम सिटीजन्स, स्टार्टअप्स और जेंडर और सोशल इंक्लूजन, इन सब पे ज्यादा फोकस किया गया है। और जो कोविड-19 का रिस्पांस कैसा रहा है, जिसमें सबसे ज्यादा फोकस म्यूनिसिपल फ्रंटलाइन वर्कर्स ने कैसा काम किया है उस पे था। ठीक है, वेटेज देखते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण का, तो इसमें सबसे ज्यादा है कि जो बेसिक एम्यूनिटीज है वो उनका प्रोग्रेस किस तरह है, तो उस पे है जिसका 40% वेटेज है। फिर क्वालिटी सर्टिफिकेशन है कि जो एम्यूनिटीज मिल रही हैं वो किस क्वालिटी की है, उस पे 30 है। और नेक्स्ट 30 है सिटीजन्स का फीडबैक क्या रहा है। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण अर्बन है वो हमने देखा है अभी 2.0 चल रहा है, जिसमें सेफ ट्रांसपोर्टेशन या डिस्पोजल ऑफ फीकल स्लज एंड सेप्टेज फ्रॉम टॉयलेट्स, ये इन पे फोकस किया जा रहा है। और सॉर्ट सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज, रिडक्शन इन सिंगल यूज प्लास्टिक, ये फोकस एरिया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, तो इसमें बायो रेमिडिएशन ऑफ ओल्ड लेगेसी डंप साइट्स, तो 2.0 का जो मेन फोकस एरिया है ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अर्बन के साथ साथ हमने ग्रामीण लेवल पे भी स्वच्छ सर्वेक्षण इनिशिएट किया है 2018 में, जिसमें तेलंगाना फर्स्ट पोजीशन पे है लार्ज स्टेट कैटेगरी में, और स्मॉल स्टेट और यूटीज में अंडमान एंड निकोबार है। ठीक है, इनका जो पैरामीटर्स है वही है कि डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, सिटीजन फीडबैक, सर्विस लेवल प्रोग्रेस क्या रहे हैं, ये 3 पैरामीटर्स मेन है। और इसकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, जिसके अंडर डिपार्टमेंट ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन ये इंस्टीट्यूट कर रही है। तो इसमें कंफ्यूजन हो सकता है कि रूरल डेवलपमेंट या फिर पंचायती राज के, लेकिन हमें पता है कि जितना भी टैप वाटर भी है, फंक्शनल टैप वाटर, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में आता है, तो ये भी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति में ही आ रहा है। रिलेटेड न्यूज में है डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन है, उसके 2 कैंपेन चल रहे हैं। तो एक रेट्रोफिट टू ट्विन पिट अभियान है, जिसमें जितने भी स्वच्छ भारत अभियान के अंडर जितने फंक्शनल टॉयलेट बने हैं उसमें ये है कि जो कन्वेंशनल मेथड होता था अपना सेप्टिक टैंक का, वो ना हो, और ये ट्विन पिट टेक्नोलॉजी यूज की जाए, जिससे जो फीकल स्लज मैनेजमेंट है वो इम्प्रूव हो सके। और इसमें हमने देखा है कि जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का केस होता है, जो एक पर्टिकुलर केस कास्ट करती है टॉयलेट को, क्लीनिंग का काम जो होता है वो एक पर्टिकुलर कास्ट करती है, तो उन सबको वो अपने यहाँ बैन है, तो वो सब ना हो, इसलिए ये ट्विन पिट टेक्नोलॉजी इज द बेस्ट सोल्यूशन। नेक्स्ट है स्वच्छ जल से सुरक्षा। तो ये जो वाटर हम सप्लाई कर रहे हैं लोगों को, वो कितनी क्लीन है और सेफ है, इसको मॉनिटर करने के लिए और इसके अराउंड अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये अभियान है। नेक्स्ट है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट का फ्लैगशिप स्कीम है, जिसको अभी रिवाइज किया गया है। जब ये स्टार्ट हुआ था इन 2015, तो इसे ज्वाइंटली स्टार्ट किया गया था वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और एक हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होगी। ठीक है, तो 3 मिनिस्ट्री ने ज्वाइंटली स्टार्ट किया था इसे। तो जब ये स्टार्ट हुआ था तो बेसिक एम क्या था, मेन ऑब्जेक्टिव, तो जो चाइल्ड सेक्स रेशियो जो डिक्लाइन हो रही थी उसको एड्रेस करना था। तो 3 डेकेड से हमने ये देखा था कि चाइल्ड सेक्स रेशियो वो डिक्लाइनिंग ट्रेंड पे था, तो उसको एड्रेस करने के लिए ये था। साथ ही साथ प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन है
या फिर पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन। प्री बर्थ डिस्क्रिमिनेशन में क्या, तो सेक्स सेलेक्टिव जो बर्थ था उनको कम करना है, और पोस्ट बर्थ डिस्क्रिमिनेशन मतलब न्यूट्रिशन, हेल्थ या एजुकेशन रिलेटेड जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहे हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, उनको कम करना था। अभी रिवाइज्ड में क्या किया गया है, तो 4 प्रोविजंस ऐड किए गए हैं। इसमें कैसे प्रोविजंस है वो, तो वुमेन रिलेटेड इश्यूज जो है, जो वुमेन फेस करती है अपने लाइफ साइकिल में, जितने भी इश्यूज, उनको एड्रेस करना है। पहला प्रोविजन है स्किलिंग ऑफ गर्ल्स इन नॉन ट्रेडिशनल लाइवलीहुड ऑप्शंस। तो जितने भी कन्वेंशनल लाइवलीहुड्स हैं, प्रोफेशन जैसे एग्रीकल्चर में हम देखते हैं, या टीचिंग में, नर्सिंग में, ये एक कंफर्टेबल प्लेस माना जाता है विमेन के प्रोफेशन के लिए। तो इनके अलावा हमें ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल कराने हैं विमेन को, और उनकी स्किलिंग करनी है जो नॉन ट्रेडिशनल हो, जैसे कंस्ट्रक्शन या मैकेनिक वर्क या फिर स्टेम। तो इसलिए दूसरा प्रोविजन स्टेम आता है कि जो एनरोलमेंट है सेकेंडरी एजुकेशन में इन स्टेम, वो बढ़ाना है, ठीक है। और इसके थ्रू जो जेंडर सेग्रीगेशन है इन इकोनॉमी, उसको रिड्यूस करना है। ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं कि जो स्टेम में जो वुमेन पार्टिसिपेशन है वो जो कम रहा है, उसमें अगर हम देखें जो नोबेल लॉरिएट्स है, हाँ, तो हम देख रहे थे कि मैडम क्यूरी को जो 1903 में नोबेल प्राइज मिला था, उसके बाद सिर्फ 17 वुमेन है जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मेडिसिन में नोबेल प्राइज मिला है। तो ये बहुत ग्रिम पिक्चर शो करता है। साथ ही साथ वर्ल्ड बैंक का डेटा कहता है कि आउट ऑफ 114 कंट्रीज केवल 107 कंट्रीज है जिसमें स्टेम ग्रेजुएट्स जो फीमेल है वो कम है, और टर्सरी जो एजुकेशन है उसमें स्टेम परस्यू करने वाली विमेन का परसेंटेज सिर्फ 18 है। रिसर्च सेक्शन में देखेंगे तो इनका परसेंटेज 33% है, ठीक है। इंडिया से अगर कंपेयर करें हम, तो कंपैरेटिवली वी आर इन बेटर पोजीशन, जिसमें विमेन ग्रेजुएट्स है स्टेम सेक्शन में तो 43 से 45% आती हैं, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है इन द वर्ल्ड। लेकिन ये जो परसेंटेज है वो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन में फ्रक्टिफाई नहीं हो पाता है, तो इसको एड्रेस करना है। तो इसलिए हम ये प्रोविजन लेकर आए हैं कि जो भी इनरोलमेंट है इन सेकेंडरी एजुकेशन एंड आफ्टरवर्ड्स जो भी हायर लेवल एजुकेशन है, उसमें हम ये रेशियो इंक्रीज करेंगे, ठीक है। फिर तीसरा है रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेंस्ट्रुअल हाइजीन। तो ये बेसिक हेल्थ प्रॉब्लम है विमेन में, तो इसको एड्रेस करना है। फोर्थ है प्रोमलगेटिंग एलिमिनेशन ऑफ चाइल्ड मैरिजेस। इंडिया में डेटा ये कहता है कि ईच ईयर 1.5 मिलियन मतलब जो अंडर एज हैं वो लड़कियों की शादी कर दी जाती है, तो इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना है। इसके लिए ऑपरेशनल मैनुअल लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने, और इसके लिए एक एक्टिविटी कैलेंडर है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक्टिविटी कैलेंडर, जिसमें जितने भी इंटरवेंशंस है उनके लिए गाइडलाइन दी गई है। दूसरा है डिस्ट्रिक्ट स्कोर कार्ड, जो कि वर्क करेगा एज स्पेशल मैकेनिज्म फॉर परफॉर्मेंस रैंकिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। जितने भी अलग अलग मिनिस्ट्रीज में वुमेन के प्रोग्राम्स चल रहे हैं, वुमेन रिलेटेड प्रोग्राम जो चल रहे हैं, उनको कन्वर्ज करना है। तो सारी मिनिस्ट्री को एक साथ काम करना है, जिसमें एजुकेशन हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हो गया, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड डेवलपमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटीज, सबको कन्वर्ज करना है। फिर है दिस स्कीम हैज बीन रिवाइज्ड एंड इम्प्लीमेंटेड एज अ कंपोनेंट ऑफ संबल सब स्कीम अंडर मिशन शक्ति। तो मिशन शक्ति जो स्कीम है उसके बारे में बात करते हैं। तो इसका टाइम पीरियड दिया गया है 2022 से 2026 तक मिशन शक्ति का। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसके अंडर जितने भी सेफ्टी, सिक्योरिटी या वुमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड स्कीम्स हैं उन सबको सब्ज्यूम किया जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, तो नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस है, उसमें विमेन का जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना है और विमेन लेड डेवलपमेंट को एनकरेज करना है। दूसरा है इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के साथ साथ उनको ऐसा एटमॉस्फेयर देना है जो
फ्री फ्रॉम वायलेंस और थ्रेट हो, जिसके थ्रू दे कैन एक्सरसाइज फ्री चॉइस ओवर देयर माइंड एंड बॉडी। तो हमें ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है। तीसरा है जो चाइल्ड केयर बर्डन वुमेन पे आता है और हाउस होल्ड बर्डन आता है, उसे कम करना है। और इनका जो टाइम जो बच रहा है वो इकोनॉमी में जो इनका पार्टिसिपेशन है उसको बढ़ाना है थ्रू स्किल डेवलपमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, फाइनेंशियल लिटरेसी या फिर एक्सेस टू माइक्रो क्रेडिट। तो ये सारे इन सब के थ्रू हमें फीमेल जो पार्टिसिपेशन है वो बढ़ाना है। ठीक है, 2 कंपोनेंट है मिशन शक्ति के, एक संबल और एक सामर्थ्य। तो संबल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए, इसमें जो वुमेन के लिए हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो 1 स्टॉप सेंटर्स हैं, फिर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सबको सब्ज्यूम किया गया है। और साथ ही साथ एक नया कंपोनेंट ऐड किया गया है नारी अदालत का, जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए है। दूसरा कंपोनेंट क्या है मिशन शक्ति का, तो वो सामर्थ्य है। ये विमेन एम्पावरमेंट रिलेटेड जितने भी स्कीम्स है उनको सब्ज्यूम किया गया है, जैसे उज्ज्वला, स्वधार गृह और ICDS के अंडर जो नेशनल क्रैश स्कीम है वो, या प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है, इन सबको सब्ज्यूम किया गया है। तो ये हो गया मिशन शक्ति। तो अभी हमने देखा जो भी रिवाइज्ड प्रोविजंस है वो इम्प्लीमेंट होंगे ये मिशन शक्ति के अंडर। ठीक है, मिशन शक्ति के अंडर जो संबल वाला कंपोनेंट है उसके अंडर। ठीक है, और DBT का यहाँ कोई प्रोविजन नहीं है, कोई मनी ट्रांसफर नहीं हो रहा। तो यही न्यूज थी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम से रिलेटेड। नेक्स्ट आर्टिकल है लर्निंग लॉसेस। तो रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस participated in a discussion on paper titled Learning Losses, What to Do About the Heavy Cost of COVID on Children, Youth and Future Productivity। ठीक है, तो लर्निंग लॉस जैसे हमें पता है कोविड की वजह से जो स्कूल और अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की क्लोजर की वजह से जो लर्निंग लॉस हुई है, जिसमें कौन कौन से लॉसेस आते हैं। तो एक तो अकेडमिक हो गई कि आप किस क्लास में हो और उसका सिलेबस क्या है, और उस सिलेबस से रिलेटेड नॉलेज जो आप नहीं सीख पाए उसके कारण जो लॉस हुई है वो। और दूसरा एक है बच्चों में, जो कि है एक कॉग्निटिव स्किल जो डेवलप हो पाती है बच्चों की, उसका जो लॉस हुआ है, या फिर सोशल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल जो नहीं डेवलप हो पाई उसकी वजह से जो लॉस है। तो जो फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी स्किल का जो गैप आ गया है, तो उसकी वजह से कितनी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। फाउंडेशनल लर्निंग और न्यूमेरेसी क्या होती है, तो एक बच्चा एक स्टोरी को कितना पढ़ सकता है, उसे कितना समझ सकता है और कितना इफेक्टिवली वो कम्युनिकेट कर सकता है दूसरों से, तो ये होती है फाउंडेशनल लर्निंग। फाउंडेशनल न्यूमेरेसी क्या होती है, तो नॉर्मल जो बेसिक अरिथमेटिक है वो बच्चा सॉल्व कर सकता है या नहीं। तो इस गैप को से जो भी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उससे रिलेटेड ये पूरा पेपर है। रिपोर्ट क्या बोलता है, तो यूनिसेफ कहता है कि दिस लर्निंग लॉस could cost this generation of students close to $17 trillion in lifetime earnings। और इंडिया की बात करें तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे है 2021 का, तो उसमें ये बोला गया है कि जो एवरेज परफॉर्मेंस है वो स्टूडेंट्स had dropped to 9% as compared to pre-pandemic level। और ये जो ड्रॉप है वो 56% पहले था और अभी हो गया है 47%, जो कि 9% का ड्रॉप है। ठीक है, और सबसे जो हैम्पर्ड एरियाज हैं वो कौन से हैं, तो रिमोट एरियाज जहां लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल डिवाइसेस है या फिर लो कनेक्टिविटीज हैं। तो ये ऑब्वियस है कि लो कनेक्टिविटी है, लो पेनिट्रेशन है इंटरनेट का, और डिजिटल डिवाइसेस की एक्सेस भी लिमिटेड है। तो इस वजह से ऐसे बच्चे जो रूरल एरियाज में हैं वो ज्यादा हैम्पर्ड हैं। ठीक है, इसको एड्रेस करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं, तो पहला है नेशनल फाउंडेशन लर्निंग स्टडी, जो कि बेस्ड है ग्लोबल प्रोफिशिएंसी फ्रेमवर्क पे। इसे स्टार्ट किया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड NCERT ने, तो ग्रेड 3 स्टूडेंट्स के लिए। तो ये फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी पे है। दूसरा है टीच एट द राइट लेवल, जहां
बच्चा किस क्लास में है ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसकी लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग या लेवल ऑफ राइटिंग रीडिंग क्या है उस पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर बच्चा क्लास 7 में भी है और अगर उससे पढ़ने में दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, तो हम उस चीज को वहीं एड्रेस करेंगे। तो टीच एट द राइट लेवल, ये पूरे प्रोग्राम का है। इसको स्टार्ट किसने करा है? तो प्रथम इंस्टीट्यूट, जो ASER रिपोर्ट भी निकालता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है इंडिया में। तो ये प्रथम इंस्टीट्यूट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने ये स्टार्ट करा है। टीच एट द राइट लेवल से रिलेटेड एक बेस्ट एग्जाम्पल है हमारे पास कर्नाटका का, जो स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, एक ओडू कर्नाटका या फिर रीड कर्नाटका करके, जिसमें स्कूल्स में जितने भी चिल्ड्रन को प्रॉब्लम है पढ़ने में या फिर समझने में, तो वो उस चीज को एड्रेस कर रहे हैं। तो अगर एग्जाम्पल लिखना है तो ओडू कर्नाटका का हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है ऑल्टरनेटिव एकेडमिक कैलेंडर, जिसमें वीक वाइज प्लान बना रहे हैं और जो सिलेबस हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए हैं इन पैंडेमिक टाइम, तो उसको हम पूरा कर रहे हैं। ये भी प्रथम इंस्टीट्यूट ने ही इनिशिएट किया है। फिर है टीचर्स के लिए, तो वो दीक्षा पोर्टल है और निष्ठा है, जिसमें टीचर ट्रेनिंग पे हम लोग ध्यान दे रहे हैं। इसके अलावा फाउंडेशनल लर्निंग एंड न्यूमेरेसी का, तो हमारे पास निपुण भारत मिशन है, जो जिसके बारे में संजय सर ने कल भी बताया था। और दूसरा है अपना नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, जो 2020 का है। इसमें हम ये कर रहे हैं कि बच्चों को जो सिलेबस करिकुलम है उसके अलावा हैप्पीनेस करिकुलम ऐड किया है हमने, या टॉय बेस्ड लर्निंग ऐड की है, बैगलेस डेज होने चाहिए, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इन ऐसे स्पेशल इनिशिएटिव हमने उसमें रखा है। ओके, तो नेक्स्ट है युवा, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है नहीं, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने स्टार्ट किया है। मेन इसका एम है ये मेंटरशिप प्रोग्राम है फॉर यंग एंड बडिंग ऑथर्स। तो मेन एम है इसका टू प्रोमोट बुक कल्चर इन द कंट्री एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इंडियन राइटिंग्स ग्लोबली। बस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट, इसके अलावा कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें। नेक्स्ट आर्टिकल है हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट। तो यूएन की 2 एजेंसी ने ये जॉइंटली रिपोर्ट निकाला है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो इसमें कुछ कंट्रीज है जिन्हें हंगर हॉटस्पॉट बताया गया है। इसमें है अफगानिस्तान, नाइजीरिया, साउथ सुडान, यमन और सीड कंट्रीज, जिसमें सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया और जिबूटी ये सारे आते हैं। तो ये सारी कंट्रीज को हंगर हॉटस्पॉट बोला गया है। ये अगर हम लोग नोटिस करें तो ये सारे ही कंट्रीज कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज हैं, जो जहां पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी या अनरेस्ट ये सारी चीजें कॉमन रहती हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, आई थिंक 4 दिया आपने, काफ़ी छोटी छोटी डिटेल्स भी कवर करी, थैंक यू फॉर दैट। किसी को कुछ और पूछना है, कुछ ऐड करना है? बस ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला देख लेना, मैम ने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कंपोनेंट्स मिशन शक्ति के देख लेना, इंडियन सोसाइटी, GS1 GS2 एथिक्स वाले पार्ट में सबके अंदर ये काम आने वाला आई थिंक स्कीम है, इसको ज़रूर थोड़ा सा ढंग से कर लेना। ऑलराइट, तो आई थिंक विद दैट वी आर डन विद द सोशल इश्यूज पार्ट।